क्योंकि देयर इज ऑलवेज ऑल टुगेदर न्यू कंडीशन। आयुर्वेद को यूज करने से इम्प्रूव्ड लॉन्जिविटी को हम देख सकते हैं। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो सकती है, फीलिंग ऑफ वेलबींग ये जो है ये काफी अच्छा हो सकता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की चांसेस जो है ये मिनिमम है। मेडिसिनली उसके लिवर टॉक्सिसिटी कम है, रीनल टॉक्सिसिटी कम है, तो ये डेफिनेटली जो है ये बेटर है जब मेडिसिन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलानी हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, और लास्टली लेस इन्वेजिव और सेल्फ केयर इज पॉसिबल। हम जो भी प्रोसीजर्स करते हैं उसमें से काफी सारी प्रोसीजर्स ऐसी है जो कि पेशेंट अपने घर पर भी इजीली जो है ये कर सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग सच डिसऑर्डर, मैं आज एक ही केस जो है ये डिस्कस करना चाहूंगा। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का चेंज है। ये डायग्नोज केस मेरे पास आया था और पेशेंट को प्रोग्रेसिव वीकनेस, सडन पेन, मैं मेडिसिन की या सर्जरी या इंजरी की उनको जो है ये हिस्ट्री नहीं थी। पेशेंट नॉन डायबिटिक था, नॉन हाइपरटेंसिव था, और कोई जो है ये मेजर प्रॉब्लम जो है ये नहीं हुआ था। मेरे पास पेशेंट 2014 में आया था, जुलाई अगस्त 2014 में। तो ये उनकी जो है ये रिपोर्ट थी, प्री ट्रीटमेंट रिपोर्ट। मल्टीफोकल न्यूमरस कॉर्ड लीजन्स, एसिमेट्रिक मल्टीफोकल cerebral लीजन इन periventricular white matter along with callosopeptal margin enhancing single lesion in cord as described, possibility of primary demyelinating lesion। और जब फॉलो अप 7-8 महीने बाद जब उनका जो है ये MRI करवाया गया तो उसमें जो है ये रिपोर्ट आया कि एज कंपेयर टू प्रीवियस MRI reports the lesion are static with reduction in size of a few lesion, no new lesion found। तो ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो है ये था। इसी प्रकार से किडनी डिसऑर्डर्स में मैंने की है। ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जो है ये समय काफी जो है ये चला गया है। मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर जो है ये पूर्ण करता हूँ। कुछ एक डिसऑर्डर्स है ITP में नहीं जहां नहीं, पर, आज आप समय ले सकते हैं निशांत जी। ओके आज सर, आप समय ले सकते हैं। ठीक है सर। तो ये बेसिकली दिस इज रेयर इंस्टेंस इन द डायबिटीज मेलाइटस। पेशेंट जो है वो डायबिटीज मेलाइटस का था और उनको किडनी फेलियर के साथ साथ गैस्ट्रोपरेसिस की भी जो है ये प्रॉब्लम थी। क्रेनियल न्यूरोपैथी जो है ये डायबिटीज में काफी कम ही देखी जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ये देखी जाती है, पर गैस्ट्रोपरेसिस में। और दूसरा जो है ये उसी प्रकार मेरे पास एक रेयर प्रेजेंटेशन डायबिटीज का था जिसमें लेरेंजियल नैरोइंग ड्यू टू ग्लासोफेरेंजियल न्यूरोपैथी जो है ये था। इस प्रेजेंटेशन में वो शामिल नहीं है। इनमें माइक्रो एल्बुमिन यूरिया को काफी हद तक जो है ये आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ये कम हुआ था और उसकी जो है ये लॉन्जिविटी को हमने इम्प्रूव किया था। ये पेशेंट मेरे पास आया था 2013 के मार्च महीने में, और पेशेंट की डेथ जो है 2023 के नवंबर में हुई। तो इसकी ट्रीटमेंट भी जो है ये स्टॉप हो गई थी। एंटी डायबिटिक जो है ये हर्बल मेडिसिन पर ही थे, हर्बल केयर पर, होम केयर पर ही थे, तो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन उनको जो है ये चल नहीं रही थी। The cause of the death is unknown, but still the patient was alive and he was continuing passing the healthy life for approximately 10 years. So this is the one success that I have got in treating this one. This is the, yes, ये है मेरे पास। तो ये पेशेंट था डायबिटिक न्यूराइटिस का विथ द लारेंजियल स्टेनोसिस। जो मैंने अभी बताया कि भाई उनको जो है ये ग्लोसोफेरेंजियल न्यूराइटिस था, उनको लारेंजियल कंप्रेशन हुआ था। पेशेंट वाज ऑन इंसुलिन, 50 यूनिट इंसुलिन एंड 20 and 30 डिवाइडेड डोजेस। पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूटीआई, स्ट्रिडोर और डिस्निया, फेंटिंग वगैरह होता था, और उसके लिए पेशेंट जीजी हॉस्पिटल, जामनगर की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर उनको जो है ये एडमिट किया था। उनके प्री ट्रीटमेंट सीटी स्कैन और नेक, ये मेरे पास डायग्नोसिस होकर के आए थे। ओपन ग्लाइटिक एंड सब ग्लाइटिक नैरोइंग
with minimal laryngeal diameter of 4 millimeter. तो ये काफी considerable reduction जो है ये था. MRI shown chronic changes in the posterior part of the right vocal cord in form of bulky right true cord causing marked glottic and subglottic narrowing with the reduced laryngeal dimension. Now patient को जो है ये इसमें मैंने इसमें जो है ये कंप्लीट उनका प्रोग्रेस लिखा है. इनिशियली पेशेंट को स्ट्रेडोर, वीजिंग, डिस्निया ये सभी जो है ये साइंस मिल रहे थे. चॉकिंग जो है ये उनको जो है ये कंप्लेन हो रही थी. डिग्लूटिनेशन में उनको जो है ये प्रॉब्लम होता था. और करीब करीब 1 साल के बाद उनमें ये जो है ये साइन जो है ऑस्कल्टेशन करने पर ओकेजनली जो है ये मिलती थी, बाकी जो है ये नहीं मिलती थी. दिस इज अ वेरी रेयर प्रेजेंटेशन. दिस इज अ केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक क्राइसिस. आईटीपी में ये कंडीशन है. और एक कंडीशन दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जहां पर थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये सर एक ही सेकंड. सर सारिका जी का मुझे मैसेज है, उनको ये नहीं मिला है लिंक. पवन सर, पवन जी. सर उनका नंबर व्हाट्सएप नंबर दीजिए या अपने पास से आप भेज दीजिए. ओके आपका ओके उनका नंबर होगा. ओके ओके. लिंक भेज दीजिए उनको आप. तो उनको जो है ये चेंजेस देखने को मिलते. दिस इज द केस ऑफ आईटीपी एंड दिस वाज सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द आयुर्वेदिक मेडिसिन. यहाँ पर उनको इनिशियली जो क्राइसिस थी, यहाँ पर उनके प्लेटलेट्स 5000 थे और आर्ट्रोशक मृद्वी का पथ्य का शर्करा और कामदुदा के साथ इनको जो है दिया गया था मेडिसिन. शोणितार्गल भी यहाँ पर मैंने जो है वो यूज किया था. और 3 महीने के बाद उनके जो है ये स्टेबल प्लेटलेट काउंट जो है ये हो गया था. और पेशेंट की ट्रीटमेंट 2013 टू 2014 उनकी जो है ये ट्रीटमेंट चली थी. 2014 के बाद इज एब्सोल्युटली फाइन. नो एक्टिव ट्रीटमेंट फॉर आईटीपी इज गोइंग ऑन. एक और केस था, इसकी डिटेल मेरे पास अभी जो है नहीं है, दैट इज द फैंकोनी एनीमिया. यहाँ पर भी जो है ये चेंजेस मिलता है. द सेकंड वन इज द सिड्रोब्लास्ट एनीमिया. यहाँ पर मैच्योर आरबीसी में भी कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनल्स रहते हैं. यहाँ पर ट्रीटमेंट में क्लिनिकल इंप्रूवमेंट जो है ये काफी अच्छा मिला था, पर सिड्रोब्लास्ट होने के कारण हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा उनको जो है ये कम रहता था. फिजिकल साइंस जितने भी थी वो नहीं थी. तो ये कुछ एक जो है ये ट्रीटमेंट मैंने किए हैं, इनकी मेरे पास अभी डिटेल है. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य को विराम देता हूं. कुछ एक केस और थे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर उनको जो है ये शेयर नहीं कर पाया था, जिनमें माइकोसिस फंजियोडिस का है, उसके बाद रीनल फेल्योर का है, रीनल रिकेट्स का है, मोनोजोमी 7 है, पेट्रोसिस नोडोजा है, फंक्शनल आईटीपी जहाँ इमोशनल आईटीपी ये है. इनको ट्रीटमेंट जो है ये आयुर्वेद से दिया गया था. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा निशान जी, बहुत ही अच्छा. अग्निहोत्री सर. हाँ बहुत अच्छा. आपने कई बार 3 बार कहा है. हम तो एक ही बात कहेंगे कि जैसे हम रेयर डिजीज डे बना रहे हैं, रेयर डिजीज की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी रेयर स्पीकर हैं IRES के लिए. थैंक यू सो मच. मैं समझता हूँ थैंक यू जितनी वेरी मच सर. गहराई जितनी मैं गहराई. डॉक्टर जी. सुपर्णा सान्याल मुखर्जी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ. I would like to invite Dr. Suparna Sanyal Mukherjee. In the meantime, I will request Dr. Nishant Shukla ji to contact Sarika ji for his joining.
So Dr. Suparna मैंने उनको Sanyal सेंड कर दिया है, मैं उनको फोन कर देता हूँ। जी जी जी, हाँ आप फ्री हो गए, आप कर दिए, क्योंकि नंबर आपके पास होगा। Dr. Suparna ji, welcome. Welcome. Very good evening Very to good all the evening. speakers, my co-speakers and the AYUSH SAMRIDDHI. So I convey my best regards and gratitude to the all dignitaries to give me such an opportunity to say something over here regarding the rare diseases. Basically, the topic I would like to discuss here, impact of rare diseases and AYUSH. So AYUSH is a great platform where we can develop the various types of rare diseases. And the various types of rare diseases, what is the rare diseases? Basically, it emphasizes that the rare diseases are very uncommon. And it may happen, it may not happen. What is the causes and what it has happened, we still today, the science has not have explored what is the causes. It may happen at any time, any causes, but it is a involuntary muscles oriented. So there are several types of diseases in India. 450 types of rare diseases have been recognized, of which my former speaker has been emphasized on the RPI diseases, which is a very rare disease. At the same time, the water syndrome or water allergy, at the field diseases, Hutchinson progeria. So which we have gone through. There is a film where the progeria was identified, and there is what is the progeria and how it has happened in this human being. It has also noticed. At the same time, Stoneman's disease. Stoneman disease is also a very rare disease where the muscle, it is basically has happened in the the unusual and rare disease which may cause the person transform the tissues in bones. Those the tissues which is we have that tissues in various parts of our body, it can transform into bones. It is a very very rare disease, and which may happen, it's very rare. It has been noticed in 1984. One disease has been noticed in India. After that, there is no Stoneman disease has been followed. Very rare disease. It may happen in the tribal community. The Kuru tribe, the Papua New Guinea tribe, which is known as the Kuru tribe, these tribes are suffering from this Kuru disease. It is also the blood-related disease, and it is very infectious. If the person is suffering and another person is touched the person, it may happen at any time. Another one thing is very important over here, that is the color blindness. Color blindness is also a genetic disorder. It is a very rare disease. It is a recessive disease, and recessive genes, which is the X and Y chromosome, is related over here. Though the males are suffering from this disease, but they can get the gene from their mother only. So female never ever suffer from the color blindness. Only the male are suffering from this color blindness, but they get the gene from their mother only. The X chromosome they can get from their mother. So it is always in the females are always in the carrier gene. So when both the X chromosomes, so females are always carrier, and they can transform this gene. The gene can transform from the male their son or their offspring from this mother. So only the males are suffering from this color blindness. And in other way, the Down syndrome, it is also a very rare disease and rare syndrome which has happened in the chromosome 21. This chromosome 21 is a genetic disorder caused by the children abnormal cell division in an extra full of a partial copy of chromosome 21. So what has happened? Now this genetic method causes the developmental changes
and physical features of Down syndrome. And this Down syndrome varies in severity among the individuals, causing, lifetime in a less intellectuality, mental disability, and this delayed development of the body parts, and very delay of their nature, their working experience, everything. So it is a it is very rare disability in children, also causes medical abnormalities. In this, there are four types of Down syndrome categorized. It is the mild, moderate, severe, and profound. In that case, the IQ level is identified is very 70% in case of the mild, then the 70 to 50 it is the moderate, then below 50 to 35 it is profound, and severe below 35. So to rear up these children is very, very difficult to bring them in the normal life. So it is a very interesting point of view. In India, there is a system of treatment of rare diseases is very rare. So it is very incompatible in the economic sector also. Those who are suffering from them, for the child or children, if the families have the rare diseases, child or children, so it is very curse on the parents, because we think that there is no treatment at all. We cannot get the proper treatment, and it is very cost effectiveness. That because gene therapy, genetic engineering, then the gene cell alternation, these are very expensive. At the same time, it has been observed that or noticed that there is a very hurdle to get into it. And especially the Ramia Malia, president of CEO, Indian Organization for Rare Diseases, it has been 350 APIs they has been manufactured, and for the genetic disorder orientation, but it all has been sell it out in the foreign country. So for the Indian factor, it is very cost effective and rare to get it. Rare disease to rare to get it. The medicines for the rare disease is also very rare. Basically, this rare symptom like mRNA, tRNA are the factors. So, what the genetic equilibrium has been happened in case of the rare disease. The patient need expensive drugs. Other can be managed by alternative therapies such as the diet, medical foods, Indian system of medicines, etc., etc. Here, the most important thing is the AYUSH treatment. AYUSH has the wider range and wider scale to treat these rare diseases. AYUSH have the greater platform to treat this. But how this AYUSH may not be enter into the genetic disorderness, the AYUSH may not have the direct impact in the genetic variations. But AYUSH can explore this genetic orientation to recover the genetic disorders from this grassroots level, because there is a process, maybe the trial and error method. But previously, when it has not happened, when the people are not suffering from this genetic disorder, so in that cases also, the indigenous technology may recover the genetic disorder, because they know the factor, how to protect when the child is in mother womb. So the caring of the child when they are rearing up in the mother womb, so they can protect the child in the mother womb only. So afterwards, so if there is the genetic disorder may happen, if there is a genetic causes may happen, if the chromosome and the gene transplantation may happen. So there is no the direct clinical system, but it is a very
slow and rare process to recover it. But the modern technology, when the gene therapy has come, when the genetic engineering has come, when the gene transplantation has introduced, so in that case, it is possible to recover all these diseases. But the Ayush should have explored on that particular aspect, how it can be changed, how the gene transplantation may change through the Ayush system. It is the new orientation and then the future aspiration of the Ayush can introduce the gene therapy and gene transplantation process, how to recover all this syndrome. So, Indian Organization of Rare Disease has been promoting collaboration with patient organization, that is the Rare Disease International (RDI), then the European Organization for Rare Diseases, then the National Organization for Rare Diseases, the International Rare Diseases Research Consortium, the International Collaboration on Rare Diseases and Orphan Drugs. So these are all the potentiality Ayush may have. So Ayush can explore, and if the Ayush can explore, it is we can rest assured that the rare diseases may not happen, and the transplantation may occur through this Ayush platform and this Ayush implementation. So it would be the miracle of the world. So we can say that the holistic, when the Ayush is treating a person in a holistic approach, so Ayush also can treat these rare diseases where the child will born without rare diseases, and we can aspire, we can assure, and we can there should be the ushering of the 21st century. We are surviving now the 22nd century. When we will come, we can see that the Ayush has treated all the rare diseases and can protect the child or children may born without rare diseases. Thank you very much. Thanks to all for giving me such an opportunity to say something on this Ayush platform. Thanks very much. Thank you, madam. Thank you. You are really excellent as always. Great. Agnayotri sir. Agnew, you are mute. Really, madam, Agnew. you have told a lot of things regardingly all over the world. What Professor Nishan Shukla told that there are almost 10,000 or more diseases recognized as rare, while you numbered 450 only. That means you might be talking about the rarest of the rare one, as he talked about 10,000 like that. Anyway, but you informed regarding the some associations and foundations and platforms, those who are say working on about all these rare diseases. At the same time, one very important thing you told, that now ultimately we will be having next century, that is 22nd century. So we dream that no child should born with any rare disease. And for that, I think still our text is very, very important. And it starts right from the Garvadan Sanskar itself. The whole scenario regarding the regimes of to conceive, and right from that date to whole of the say period of the pregnancy, and then onwards. That only thing which can be given, and especially is the instructions given for such ladies regarding the this cough, बछड़े वाली गाय जो कहेंगे उसका दूध सेवन किया जाए. So many, there are, when you want to have a rare thing, a rare child like Ayuvannu and Arjun and all that, we have to go a rarest thing in that way. So वहां से शुरुआत करते हैं, गर्भाधान मंत्र से शुरुआत करते हैं, और वो पहली ब्याही गाय का दूध से शुरुआत करते हैं. तो बहुत कुछ ऐसा है जो मिरेकुलसली एक प्रोजेनी प्राप्त हो सकती है. तो आपने उधर इशारा किया कि जहां एक तरफ रेयर डिजीज है, वहीं एक तरफ हमारे यहाँ रेयर महापुरुष भी हुए हैं, और उनके पीछे क्या उनका बैकग्राउंड जनरेशन या उनकी फैमिली का रहा होगा. चाहे विवेकानंद जी का नाम ले लें, टैगोर साहब का नाम ले लें, जितने भी महान हुए, महापुरुष हुए हैं, तो और कई संतानों में से थे. मेन तो ये है. तो बड़ा अच्छा टॉपिक है. और जब रेयरिटी की बात होगी तो वो दोनों साइड जाएगी. Purest form of rarity and the say disorder in a form of rarity.
So thank you so much. You talked about a very good area, and especially you talked about the gene therapy as well as the gene engineering. But it is rare and it is a costly one, so it's difficult to go for that. Thank you so much. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Sarika Patel ji. I salute her, Jill, that her mother is not well, then also she is with us. Thank you, Yes. Dr. Sarika. Thank you very much. जी namaste sir, namaste everyone. Namaste. So today I'm going to, I have not the slide, the presentation with me. So verbally I the Fabry disease is genetically X-linked disease, as we all know. It's related with the deficiency of the alpha galactosidase A. That because of the deficiency of alpha galactosidase A, the Fabry disease occurs or starts in the childhood. It affects the kidney in almost of the male as well as female. पर जो male जो है वो उसमें रेशियो ज्यादा है affect होने का compared to female, and then it's resulting into the ESRD, the early stage of the renal diseases, which we generally found it's a rare disease, so it's not easily diagnosed as well as found in the old children who suffer from the X-linked Fabry disease in early stage. So later on, it's also converted into the at the end of the morbidity, or the patients may die because of the disease. Basically, it happens due to the deficiency of alpha galactosidase A, which is caused by the variant in the deficiency in the GLA gene. जो फीमेल जो है मदर है उसमें जो एक्स क्रोमो है, तो उसमें GLA जो जीन्स है वेरिएंट, उसमें जो है वो वेरिएशंस में म्यूटेशंस में प्रॉब्लम होने के कारण जो है जो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए जो एंजाइम है वो प्रोड्यूशंस नहीं होता, क्योंकि GLN जीन्स जो है इट्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू मेकिंग द एंजाइम्स अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए एंड व्हिच इज एक्टिव इन द लाइसोसोम्स. बेसिकली इसका नॉर्मल फंक्शंस क्या होता है सर के इट्स ब्रेक डाउन द फैटी सब्सटेंस इन GL3 जो है ग्लोबोट्रायोसिल सीरेमाइड जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, विच इज 3 सुगर, जिसका जो कंस्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चर्स है उसमें 3 सुगर अटैच विद द फैटी एसिड, और जो है विच सर्व एज जो आरबीसी जो डिस्ट्रक्शन है सेल मेटाबॉलिज्म है वहां पे इट इज यूज जनरली. तो बिकॉज ऑफ GLA जीन्स में म्यूटेशंस में वेरिएशंस होता है या प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो उसके कारण अल्फा गैलेक्टोसाइड्स ए जो है वो डेफिशिएंसी के कारण जो GL3 जो ब्रेक डाउन होना चाहिए वो नहीं होता है सर, एंड दैट्स व्हाई द एक्यूमुलेशन ऑफ GL3 जो है और रिलेटेड ग्लाइकोफिंगोलिपिड्स जो है वो सारा जो है वो डिपोजिशंस इन जो है वो सेल्स के अंदर ऑल ओवर बॉडी के सेल्स जो है वहां पे होता है और वो सेल्स को डैमेज करते हैं, स्पेशली जो सेल लाइनर्स जो है ऑफ द ब्लड वेसल्स, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम, स्किन, उस जगह पे वो डिपोजिट होते हैं. देन इट्स डैमेज द सेल एज वेल एज सेल लाइनिंग जो है और कन्वर्टेड इनटू द फेब्री डिजीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. और बेसिकली इसमें जो है एक्यूमुलेशंस के कारण यूरिनरी GL3 जो है अगर आप रिपोर्ट करवाते हैं तो वो जो लेवल जो है वो इंक्रीज मिलता है. और KPL जो है तो बेसिकली जो है किडनी फोस्फोलिपिड्स जो है जो accumulation of phospholipids within the kidney cell है, including the mesenchymal cells, glomerular cells और tubular cells है, तो वहां पे ये डिपोजिशंस आपको मिलेगा GL3 का. इसके अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो हाइपोहिड्रोसिस, तो हिड्रोसिस इज टर्म फॉर द स्वेटिंग जो है,
तो बिल्कुल जो द पर्सन हु सफर फ्रॉम द फेवरी डिजीज हैविंग द सिम्टम्स ऑफ हाइपोहाइड्रोसिस, दैट मीन्स के उसको जो स्वेद प्रवृत्ति है या तो अल्प होती है या तो बिल्कुल नहीं होती है सर. The numbness, burning sensations, tingling sensations in the periphery or extremities, which is also known as the neuropathic pain, जिसको हम कहेंगे, उस तरह की the person who suffer from it, तो उसमें ये symptoms मिलेगा. चेस्ट पेन बहुत ही कॉमन मिलता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड अगर सिम्टम्स की बात करें तो उसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स मिलेंगे. फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट जो है उसमें चेंजेस, दैट पर्सन्स आइदर हैविंग द समटाइम्स द कॉन्स्टिपेशन, जैसे हमारे ग्रणी में बताए सिम्टम्स, समटाइम्स सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, समटाइम्स हैविंग द डायरिया. तो इस तरह से अल्टर जो है फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स रहती है, एब्डोमिनल सीवियर क्रैम्प्स रहते हैं. एक्सट्रीम पेन ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी, और साथ में चेस्ट पेन भी रहेगा. जब भी कोई भी छोटी सी भी फिजिकल एक्टिविटी करता है पेशेंट्स, तो एक्सट्रीम पेन रहता है विद द चेस्ट पेन जो है वो डोमिनेंट सिम्टम्स में मिलता है. हीट और कोल्ड दोनों का इंटॉलरेंस मिलता है. फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे फीवर हाई मिलेगा, कंजेशंस मिलता है, हेडेक मिलता है पेशेंट्स में, डिजीनेस कॉमनली मिलते हैं, कॉमनली ऑब्जर्व होता है. हियरिंग लॉस और अगर ईयर रिगार्डिंग अगर बात करें तो हियरिंग लॉस और जो टिनिटस जो हम कहते हैं, जिसे कर्णकस्वेद हमारे भाषा में कहा गया है, तो वो सिम्टम्स आपको मिलेंगे. स्किन रिलेटेड अगर बात करें तो बेसिकली जो है एंजियोकेरिटोमा, दैट मीन्स के रेडिश और द पर्पल टाइप के जो लीजन्स है, लाइव स्पॉट्स जो है, लाइक जो है ऑल ओवर द चेस्ट, बैक और जेनिटल एरिया के पास में जो है ज्यादातर आपको ऐसे जो है पैचेस मिलेंगे, विच इज नोन एज द एंजियोकेरेटोमा. एंड आई रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो एबनॉर्मल ओपेसिटी ऑफ द आई जो है, दैट मीन्स विच लीड्स टू द क्लाउडी विजन्स जो है, जिसको हम कहेंगे, तो वो समटाइम वी कांट चेंज इवन दैट. अगर प्रोसीजर हो गई है, क्लाउडी विजन हो गया और आई में ओपेसिटी डेवलप हो गई है, तो इट्स नॉट रिवर्सिबल, उसको हम रिवर्सिबल नहीं कर पाएंगे. और कॉर्नियल वर्टिब्रेटामा जो है, ये दो जो सिम्टम्स है, इट्स रिलेटेड विद द आई हमको मिलेंगे. then swelling in all over the body, specifically the leg and the ankle regions जो है वो आपको ज्यादातर मिलेगी. एज फेवरी डिजीज इज द बंचेस ऑफ द सिम्टम्स, अगर हम कहेंगे जो लक्षण या जो है सिम्टम्स का समूह जो है उसमें आपको मिलता है. तो रिगार्डिंग द स्पेसिफिक ऑर्गन और रिगार्डिंग द सिस्टम जो है वो आपको ये सारे सिम्टम्स जो है मिलते हैं. अगर हम हार्ट की बात करें तो इंक्रीज जो है चेस्ट, जो हार्ट बीट्स जो है वो इंक्रीज मिलते हैं. कभी कभी हार्ट स्ट्रोक भी आपको मिलेगा. एरिदमिया मिलते हैं. हाई ब्लड प्रेशर्स आपको मिलेगा पेशेंट्स में. वाल्व की जो है एबनॉर्मेलिटी मिलती है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये सारे जो सिम्टम्स है पेशेंट्स में आगे चल के सारे डेवलप होते हैं. रेनल जो डेवलपमेंट है सिम्टम्स का, तो वहां पे प्रोटीनूरिया और रेनल फेलर आगे की कंडीशंस में, जहाँ पे फेटल एंड की ओर जाता है पेशेंट्स, तब रेनल फेलर पर मिलता है. ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन के रिगार्डिंग जो चेंजेस है उसके कारण जो है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑल्सो ट्रांजिस्टिंग इस्केमिक अटैक, दैट मीन्स के उसको आगे चल के टीआईए भी हो सकता है और ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है आगे चल के. सो बेसिकली ये सारा जो बंचेस ऑफ सिंड्रोम्स हम कहते हैं, द पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम द फेवरी डिजीज, उसमें ये सारे जो है सिम्टम्स आपको मिलते हैं. स्पेशल अगर हम मॉडर्न जो किडनी रेनल बायोप्सी की अगर बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज द जिब्रा बॉडीज डिसऑर्डर्स. जैसे जिब्रा की बॉडी में जिसने पैटर्न्स जो मिलते हैं उसे उसी तरह की जो अगर रेनल बायोप्सी अगर हम करते हैं स्पेसिफिकली, तो माइलिन लाइन लेम्युलर बॉडीज या फिर जिब्रा बॉडीज, जो जिब्रा की बॉडी में जिस तरह के स्ट्रिप है उस तरह से वो आपको वहां पे मिलती है. और दैट आर द इंट्रालाइजोबल इंट्रक्शंस बॉडीज
विच सजेस्ट जो है तो वो क्या, तो दैट इज द कंडीशंस, दैट इज किडनी फोस्फोलिपिड जो है केपीएल जिसको हम कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फोस्फोलिपिड्स विद इन द किडनी सेल्स, जो मैंने पहले ही बता दिया कि मेसेंशियल सेल्स है, ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स है, ट्यूबुलर सेल्स है, वहां पे जो है ये फोस्फोलिपिड सेल्स जो है वहां पे, और GL3 जो हमने पहले ही बताया, एक्यूमुलेशन ऑफ दैट फोस्फोलिपिड्स और GL3, क्योंकि बेसिकली फैटी जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन नहीं होते, डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टो जो अल्फा गैलेक्टोसाइड ए जो है एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी से कारण जो है ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं। इसको अगर हम डायग्नोसिस करना चाहे तो ब्लड एंजाइम ऐसे जो है उसके साथ और जेनेटिक एनालिसिस ऑफ GLA जो जीन है उसका, उसके थ्रू हम जो है वी कैन डायग्नोज द फेब्री डिसऑर्डर्स। तो रिगार्डिंग मॉडर्न जो है इसका अगर हम आयुर्वेद के साथ अगर कोरिलेट कर सकते हैं, सर रिसेंटली दे हैव एस्टैब्लिश द रिलेशंस बिटवीन द they have that data that के कहीं भी अगर renal disorders, the persons who suffer from the renal disorders, तो that patients having or that persons having the history of hyperlipidemia, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहती है वहां पे। तो अगर कोई भी CRF है या एक्यूट रेनल सिंड्रोम्स के पेशेंट्स आपको मिलते हैं या फिर कुछ भी डायबिटीज वगैरह है, तो उसमें कहीं ना कहीं हाइपरलिपिडेमिया जो है उसकी हिस्ट्री वहां पे, दैट दे रिसेंटली दे हैव अपडेट दिस रिसर्च वर्क, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि हाइपरलिपिडेमिया जो है वो कहीं पे न कहीं पे वो मिलती है, और उसके कारण जो है ये बंच ऑफ सिंड्रोम्स पर साथ में मिलता है, जैसे विच इज रिलेटेड विद द कार्डियक जो स्ट्रोक है या एथेरोस्क्लेरोसिस है या फिर हाइपरटेंशन जो है, तो वो सारे सिम्टम्स के साथ आपको ये जो है हिस्ट्री आपको आगे चल के उसमें कन्वर्टेड हो जाती है। तो अगर हम हमारे आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करें तो सर हमारे आयुर्वेद में तो मेदो व स्रोतस का मूल पहले से ही वपावहन और रुख बताया हुआ है। तो बिफोर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जो हमारे आयुर्वेद संहिता है वहां पे तो ये पहले से ही सिद्धांत एस्टेब्लिश किया हुआ है कि जहाँ पे भी जो है मेद व स्रोतो दृष्टि के जो भी आपको सिम्टम्स मिलेंगे, या मेद धातु के जो आपके मेद धातु दुष्टिजन्य जो भी रोग आपको है, जहाँ पे अतिस्थूल्य है या फिर कुछ भी है जो मेद धातु रिगार्डिंग जो है, तो वहां पे मूल ही आपको बताया है, वृक बताया हुआ है सर। वन ऑफ द रूट दो है वपावाहन और वृक है, तो वो कोरिलेशंस ऐसे ही हमारे यहाँ जो संस्कृति हमारी जो आयुर्वेद संहिता है वो एस्टेब्लिश हुआ है कि अगर आप में जो मेद जन्य धातु जन्य कोई भी डिसऑर्डर्स है या किडनी रिगार्डिंग हो, तो वैसा वर्षा दोनों अफेक्टेड मिलते हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली वो मॉडर्न साइंस में उन लोगों ने जो अपडेट रिसर्च वर्क अपडेट किया हुआ है, तो वो तो हमारे शास्त्र में पहले से ही बताया हुआ है कि वृक भी अफेक्ट होता है, क्योंकि रूट है, तो अगर मेद धात्वाग्नि मान्यता और मेदो धातु धन्य कोई भी डिजीज है तो इट ऑल्सो अफेक्ट द वृक एज वेल एज वपावन, बिकॉज इट्स द रूट ऑफ द मेदो व स्रोतस। तो अगर ट्रीटमेंट की अगर हम आयुर्वेद तरीके से, तो सर आपने पहले ही बता दिया कि अगर वृक जो है मूल है वहां का, तो वरुणादि गण जो है फेब्री डिजीज में एज इट्स इज द जेनेटिकली डिसऑर्डर्स, तो हम जो कहते हैं कि ये जन्मजात जो हेरिडिटिकली इनहेरिटेड है जेनेटिकली। तो पहले तो सर ने जो बताया वही है कि गर्भ संस्कार के थ्रू जो हमने बीज भाग अवयव के कारण जो भी दृष्टि होती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन पीरियड और बिफोर कंसेप्शन। तो उसके कारण जो है रसायन चिकित्सा जो माता और पिता जो है उसके ऊपर जो है वो रसायन चिकित्सा इधर वी कैन इंट्रोड्यूस, और गर्भ संस्कार की जो सारी प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जो है थोड़ी बहुत जो चेंजेस है वी कैन करेक्ट द चेंजेस एट द डिफॉर्मिटी लेवल, आइदर द बीज भाग और द बीज लेवल और द बीज भाग अवयव। और अगर डिजीज है तो हम इसको असाध्य या फिर याप्य के अंतर्गत, याप्य में या असाध्य में याप्य के अंतर्गत या फिर प्रत्याख्य के अंतर्गत ले सकते। तो पैलिएटिव के रूप में अगर हम कहें तो हमारी जो वरुणादि गण की सारी औषधि है, पुनर्नवा जो है, रसायन जो है, पुनर्नवा गुगलू है, पंचतिक्त घृत गुगलू, ये सारी जो औषधि है वो पर हम दे सकते हैं। और जो भी पथ्य आहार विहार जो है, तो मेदो व स्रोतस की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसी को अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए जो पैलिएटिव जो है वो हम दे सकते हैं। तो सर
रिगार्डिंग जो फेब्री डिजीज है, तो थोड़ा सा मेरा प्रयत्न था, बिकॉज लैकिंग ऑफ टाइम मैंने ये इतना ही प्रिपेयर किया हुआ है सर. तो आई एम राइट नाउ वाइंडिंग अप माय सेशन सर. थैंक यू वेरी मच सर. आप म्यूट है अग्निहोत्री सर. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर सारिका जी. आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बहुत ही मैंने अनफेवरेबल सिचुएशन में भी पार्टिसिपेट किया और प्रेजेंटेशन भी दिया, और आपने वही स्थिति भी बतलाई कि निश्चित रूप से कोई भी सामान्य डिजीज भी मुश्किल से ट्रीट वाली हो जाती है अगर उस पर शुरुआत से ही ध्यान न दें. और जो जिनका ऑनसेट है रेयर की तो बात ही अलग है. तो बहुत अच्छा आपने बताया, और एक बात की आपने पुनः पुष्टि कर दी कि गर्भ संस्कार क्या उससे पहले से ही अगर हम तैयारी रखें तो निश्चित रूप से हम विकार रहित प्रोजेनी को प्राप्त कर पाएंगे. और जिन जिन डिजीज का आपने नाम लेकर उल्लेख किया, निश्चित रूप से वो रेयर है, लेकिन हमारे आज के तीनों ही अतिथि वक्ताओं ने आयुर्वेद और आयुष के रोल को डिनाई नहीं किया. हमें बड़ी खुशी है इस बात की, और शायद यही रेयरेस्ट है, क्योंकि और पद्धतियों, चाहे एक बार लिमिटेशन की बात आ भी जाए, हमारे यहाँ यदि कुछ नहीं मिलेगा तो रसायन थेरेपी तो है ही है, उससे ही फिर ऊपर सत्यावजय है. तो हम लोग मिलजुल के देवपाश भी हमारे पास है, तो बड़ी चीज है. और मैडम ने सुपर्णा जी ने एक और बढ़िया बात बताई थी कि फीमेल्स को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है, मेल्स को ही होती है. ये बड़ा एक टिपिकल और रेयरेस्ट इंफॉर्मेशन मुझे मिली. इन्वेस्ट, तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you for giving me थैंक opportunity. यू मैडम सारिका जी. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you, sir. Thank you for appreciation, sir. आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा सर हैं, कुछ बोलेंगे रेयर डिसीजेज पर सर. इसके बाद मैं नेक्स्ट वेबिनार की लिंक चेंज करूं. हाँ, थैंक यू पवन जी. आज तो सभी एक्सपर्ट ने बहुत बढ़िया बताया है रेयर डिजीज का ऊपर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड आयुष का तो बहुत अच्छा रोल है. एंड व्हाट एवर मेंशन इन आवर आयुर्वेदिक क्लासिक्स, यस, if we follow and if we give the treatment, then definitely we'll get the result. Thank you all the